नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून के संतला देवी क्षेत्र में बादल फटा है और बीती रात से ही इलाके में बारिश भी हो रही है। संतला देवी मंदिर में बने बाढ़ जैसे हालात और ऐसे में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, देहरादून के संतला देवी क्षेत्र में बादल फटा है और बीती रात से ही यहां पर तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बादल फटने की वजह से यहां पर बाढ़ जैसे हालात और लगातार हो रही बारिश और ज्यादा मुश्किलें लोगों के लिए पैदा कर रही है, क्योंकि जहां बादल फटा है वहीं मूसलाधार बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं और जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग दहशत में हैं। और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। हर संभव मदद का भरोसा कैबिनेट मंत्री ने लोगों को दिलाया है जो इस वक्त इन हालातों से जूझ रहे हैं। देहरादून के संतला देवी क्षेत्र की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बादल फटने के बाद अब क्या स्थिति है। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। अगर जलस्तर और बढ़ता है तो ऐसे में और मुसीबत उनके लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि बादल फटा है और लगातार रात से ही मूसलाधार बारिश भी हो रही है। ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। साइड हो जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो लगातार हो रही बारिश जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। अभी आपने देखे थे संतला देवी मंदिर की तस्वीरें, जहां पर बादल फटा और मूसलाधार बारिश हो रही है। और वहीं आगामी दिनों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसमें उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली शामिल है। इसके अलावा बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। आगामी दिन जो है उत्तराखंड के लिए थोड़े यहाँ पर मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि आगामी दिनों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम और यहाँ पर लोगों पर कहर बरपा सकता है। ऑरेंज अलर्ट कुछ इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है। अगले 3 दिन आफत की बारिश उत्तराखंड में देखने को मिलेगी और 2 जगहों पर बादल भी फटा है, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और साथ ही साथ लगातार हो रही तेज बारिश भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। और वहीं अब बड़ी खबर आपको देहरादून से बता देते हैं। विधानसभा पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया गया। सीएम ने करीब 5,720 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया और कुल बजट में से वेतन, भत्ता और पेंशन पर 2,990 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विकास कार्यों के लिए 2730 करोड़ का बजट रखा गया है। कोविड आपदा में सहायता के लिए भी यहाँ पर बजट में राशि आवंटित की गई है और इससे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो 1.5 महीने पहले मुख्यमंत्री का पद संभाला पुष्कर सिंह धामी ने, उन्होंने इस अनुपूरक बजट में ही अपना आगे का विजन जो है उत्तराखंड के लिए वो जनता के सामने रख दिया है। 5,000 से ज़्यादा के करोड़ का अनुपूरक बजट उनकी तरफ से इस बार पेश किया गया है और यहाँ पर उन्होंने अपने आगे के विजन को स्पष्ट कर दिया है कि अगर दोबारा से वो चुनकर आएंगे तो ये उनके विजन में रहने वाला है, जिसमें युवाओं को रोजगार काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। स्वरोजगार देने, रोड कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे को और मजबूत करने, ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपने अनुपूरक बजट के जरिए यहाँ पर अपना विजन पेश करने की कोशिश की है। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कैलाश जोशी जुड़ गए हैं। कैलाश जी, यहाँ पर सीएम धामी ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है 5,000 से ज़्यादा करोड़ का, तो ऐसे में यहाँ पर ये कहा जाए कि उन्होंने अपना आगे का विजन प्रदेश की जनता के लिए इस बजट के जरिए रख दिया है।
कि उत्तराखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसमें कल अनुपूरक बजट पेश किया गया है। लगभग 5720.78 करोड़ का जो अनुपूरक बजट जो है सदन के पटल पर रखा है, जिसमें लगभग 12 अहम बिंदु हैं। जिन बिंदुओं को लेकर यह स्पष्ट होता है कि 2022 को मिशन को लेकर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने अपना विजन क्लियर कर दिया है। अगर जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो जल जीवन मिशन को लेकर भी बजट में प्रावधान रखा है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए भी 449 करोड़ रुपए का जो बजट है उसका प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन योजना के अंदर जो है कुल 60,000 लगभग 401 करोड़ जो है सरल नवीनीकरण के लिए रखा है। शहरी एवं पर्वतीय मिशन की बात करें तो 137.29 करोड़ का जो है बजट यहाँ पर रखा है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की तो उसमें 70.1 करोड़ का स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो है 24.65 करोड़ का जो बजट है उसका प्रावधान किया गया है। जी शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग बजट आवंटित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत लौटे 56 उत्तराखंड वासियों का स्वागत किया और वहीं लोगों की सकुशल वापसी के लिए सीएम ने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री समेत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भी आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान से उत्तराखंड वासियों की सकुशल वापसी के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। धामी ने उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली में उनके घरों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तक 400 से ज्यादा लोगों की उत्तराखंड वापसी हो चुकी है। सीएम ने अफगानिस्तान से लौटे लोगों के लिए रोजगार की समस्या दूर करने की भी बात कही। उत्तराखंड में सरकार जहां गौमुख से लेकर गंगा सागर तक गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च कर रही है, तो वहीं उत्तरकाशी में ही गंगा प्रदूषित हो रही है। पूरा शहर से निकलने वाला सीवर का गंदा पानी गंगा में डाला जा रहा है और जिसकी वजह से गंगा में गंदगी बढ़ गई है। वहीं अब जिला अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया है, तो सीवर से निकलने वाला गंदा पानी गंगा में मिल रहा है और यहाँ पर सरकार एक और तो इसको स्वच्छ बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। वहीं दूसरी ओर शहर का पूरा सीवर का जो पानी है वो इसमें छोड़ा जा रहा है, जिससे कि गंगा दूषित होती जा रही है। उत्तरकाशी में प्रॉपर सिस्टम बनाने के लिए सीवर का और एसटीपी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डीपीआर का निर्माण कर दिया गया है और जो भी शासन में भेज दी गई है हमारे द्वारा। और इसमें सभी जितने भी नगर पालिका के जो पुराने वार्ड थे, नए वार्ड थे, उन सभी को लेते हुए पूरा सर्वे करके डीपीआर बनाई गई है। और तब तक जितना भी पानी घरों से जा रहा है उसका हम सेप्टिक टैंक का निस्तारण करा रहे हैं नगर जल संस्थान के द्वारा और नगर पालिका के द्वारा, जल संस्थान के द्वारा जितने भी चैनल्स हैं उन सबको टैप किया जा रहा है ताकि कोई भी जो प्रदूषित जल है वह गंगा में जाके न मिले। सर कई जगहों पे लीक भी दिखाई दे रहा है, तो उस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए क्योंकि अभी रिसेंट बारिश की वजह से कई जगह पाइप ध्वस्त हो गए थे और कई नदी नाले में भी डैमेज हुआ था जो आपदा आई थी, तो उसके बाद जल संस्थान को बताया गया कि सभी नदी नाले जितने भी हैं उन सबका रिपेयर तत्काल करा लिया जाए। तो यहाँ पर एक और सरकार की तरफ से लाख कोशिशें की जा रही हैं, करोड़ों रुपए खर्च भी किया जा रहा है कि गंगा को साफ स्वच्छ बनाया जाए। इसके लिए तमाम तरीके की परियोजनाएं भी हैं। नमामि गंगे हम देख लें यहाँ पर, उसके तहत गंगा को स्वच्छ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से ही इन तमाम परियोजनाओं को करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं उनको एक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि शहर का जो पूरा सीवर का पानी है वो गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। लेकिन अब अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया है और कहा जा रहा है कि हम इस चीज़ को देखेंगे, कहाँ कहाँ पर सीवरेज का पानी जो इसमें मिल रहा है उस पानी को बंद किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया था, जिस वजह से गंगा दूषित हुई और अब तक ये दूषित होती जा रही है। अधिकारियों के जो तमाम दावे किए जाते थे वो सब यहाँ पर धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। दावे कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। विधायक मनोज रावत चार धाम यात्रा की शुरुआत की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। बता दें कि चार धाम यात्रा का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
तो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन यहाँ पर विधायक की तरफ से विधानसभा के बाहर धरना दिया गया और ये मांग की गई कि चार धाम यात्रा को शुरू किया जाए, क्योंकि ये कोरोना की वजह से इसको बंद किया गया है। लेकिन यहाँ पर इसको एक विधायक हैं कांग्रेस की, उनकी तरफ से मांग की जा रही है इसको दोबारा से शुरू किया जाए, और इसी मांग को लेकर वो विधानसभा के बाहर जो है धरने पर बैठे रहे और इसी की वो मांग करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। वहीं बागेश्वर जिले में जिला पंचायत सदस्य पिछले 55 दिनों से जिला पंचायत परिसर में बजट आवंटन में अनियमितताओं को लेकर धरने पर बैठे हैं और प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि पंचायत के सदस्यों के धरने को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है और इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित जिला पंचायत सदस्यों के समर्थन में जिले में एक दिवसीय पदयात्रा उन्होंने निकाली और उन्होंने उपवास भी किया। वहीं विधायक ने जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वार्ता में बेसिकली दो बातें निकल के आई है। एक तो इन्होंने जो अनियमितता के संबंध में ज्ञापन दिया था, उसकी जो हमने कमेटी बना के उसकी जांच करवाई है। वो जांच रिपोर्ट अभी सीडीओ साहब की अध्यक्षता में हुई थी। इन्होंने एक रिपोर्ट हमें भेजी थी, लेकिन उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस मैंने उसमें मांगे थे। तो वो जैसे क्लैरिफिकेशंस करके हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, तो वो उसकी जो रिपोर्ट, जो जांच रिपोर्ट की कॉपी जो है, वो हम जो भी जिला पंचायत सदस्य धरने पे बैठे हुए हैं उनको हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि हमारी जांच की रिपोर्ट में क्या निकल के आया, वो उनको पता लग जाए। तो एक तो ये बात हुई है। दूसरी, दोनों पक्षों के बीच में क्योंकि मतलब समाधान नहीं हो पा रहा है, तो एक उनके तरफ से ये सुझाव है कि दोनों पक्ष एक बार बैठ लें और जो भी आपसी मतभेद है उनको सुलझाने की कोशिश करें और एक समाधान निकालने की कोशिश करें। तो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि मंगलवार को उत्तराखंड में विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन रहा। इस दौरान एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों का आभार जताया। सदन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और सहयोग करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी का आभार जताया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी मंत्रियों ने पूरी तैयारी के साथ प्रश्नों का जवाब देकर सदस्यों को संतुष्ट किया और इसके लिए मंत्रिपरिषद का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं कि जिस प्रकार से सहयोग सत्र के दौरान सभी का मिलता है और आज फिर प्रश्नकाल में जितने प्रश्न पूछे गए थे वो सभी के सभी उत्तरित हुए, यानी कि माननीय मंत्रिपरिषद ने भी, जितने भी हमारे मंत्रीगण थे सबने उनका सकारात्मक जवाब दिया और 1 घंटा 20 मिनट की अवधि में 20 प्रश्न तो तारांकित थे और 2 प्रश्न अल्पसूचित थे और 1 प्रश्न पिछली बार का स्थगित है, यानी 23 प्रश्नों के सापेक्ष यदि हमने जो स्थगित किए थे उनको छोड़ दें तो सभी प्रश्नों के संतोषजनक जवाब माननीय मंत्रीगणों के द्वारा दिए गए। मैं उनको भी साधुवाद दे रहा हूँ, सभी माननीय सदस्यों को भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि वो बड़े अच्छे ढंग से इस सत्र की कार्रवाई में अपना सहयोग कर रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई और इसी के साथ ओबीसी के दर्जे की मांग तेज हो गई। इसके लिए उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वनाधिकारी कानून के संरक्षक किशोर उपाध्याय ने सर्वदलीय संगठनों के सदस्यों ने एक साथ मिलकर विधानसभा कूच किया। इसके साथ ही किशोर उपाध्याय ने विधानसभा के सभी सदस्यों से वनाधिकार कानून की सिफारिश करने की अपील की। देखेंगे जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ या जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनी, तो मंडल कमीशन अगर हरिद्वार से ऊपर चला जाता तो उसके जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा के पूरे उत्तराखंड के लोग, सभी जातियां जो हैं वो 27% आरक्षण की परिधि में आ गई होती। तो अब जब केंद्र सरकार ने आपको ताकत दी है कि आप और जातियों को उसमें जोड़िए, तो ये सही वक्त है जब विधानसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है कि सारे उत्तराखंडियों को ओबीसी मांग। पहली मांग ये है। दूसरी मांग थी कि 2006 का जो वनाधिकार कानून है उसमें कहा गया है कि जो वनों के बीच में रहने वाले लोग हैं उनके पुश्तैनी हकों को और अधिकार हम वापस करेंगे। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम आपके जंगल काट देंगे, हम ये कह रहे हैं कि उसका कॉम्पनसेशन दीजिए। हमारा बिजली का, पानी का, रसोई गैस का कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। परिवार के एक सदस्य को जो है पक्की सरकारी नौकरी सरकार सुनिश्चित करे। उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हो, जड़ी बूटियों पर हमारा अधिकार हो।
उत्तराखंड कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में 3 सितंबर से कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच हरीश रावत जमकर जय श्री गणेश बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब हरीश रावत ने गणेश गोदियाल को लेकर पोस्टर जारी किया है, जिसमें गणेश गोदियाल महिला, मान सम्मान, भ्रष्टाचार और दल बदल, बीजेपी के कुशासन, ठप विकास, महंगाई और कोरोना वायरस का हुआ संक्रमण, बेरोजगारी और गरीबी सभी पर हथियार चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है, हिंदू धर्म के साथ किसी को खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। जनता सब देख रही है और वो कांग्रेसी के साथ खड़ी नहीं होगी। गोदियाल जी को जय श्री गणेश कहने का अधिकार नहीं है क्या? गणेश गोदियाल जी को मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, उनको प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के जो इस राज्य के अंदर सवाल हैं उनको हल करने के लिए संघर्ष की अनुमति नहीं है। हम मैंने यही कहा कि जो लोग सोनिया को देवी बता सकते हैं, जो लोग राम के कह सकते हैं कि राम भारत में हुए ही नहीं, जो लोग और लगातार इस प्रकार एक हिंदू धर्म के प्रति एक अनास्था जैसी रख के काम करते हैं, तो ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। और आप निश्चित मानकर चलिए, ये जिस प्रकार का वातावरण है, ये कोई भी पसंद करने वाला इनको नहीं है। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। सोनीपत का पहला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल व NABH द्वारा प्रमाणित अब हरियाणा सरकार ESI, सुपर स्पेशलिटी व सभी कैशलेस पैनल पर उपलब्ध, जिसमें उच्च स्तरीय डॉक्टरों की टीम के साथ अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU और मॉड्यूलर OT की सुविधा उपलब्ध है। कैंसर व अन्य लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ उत्तर मध्य भारत की पहली विश्व स्तरीय रूबीना मशीन उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, हर तरह के ट्रॉमा व न्यूरो सर्जरी। हमारा पता है 112/113 TP स्कीम 15 इजी डे के पीछे, सेक्टर 14 सोनीपत। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ठीक है, सीधा कर। अरे प्रिया, ये तो सब नीचे ही रह गया था। राज, इस छाते का क्या करोगे? बारिश में इनके काम आएगा और क्या। अरे कहाँ खो गए आप दोनों? तो अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? भाभी, आप लोग फास्टवे लगवाओ। इस पर आपको मिलेंगे एड फ्री चैनल्स, लोकल न्यूज, रीजनल म्यूजिक और पेरेंट्स के लिए लाइव धार्मिक कंटेंट। फास्टवे, 2 करोड़ व्यूअर्स का भरोसा। कॉल अस एट 9217092170 9217092170। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 4 सितंबर से कांग्रेस की परिवर्तन रैली का आगाज होगा और कांग्रेस अपने इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गई है। खटीमा से शुरू होने वाली रैली को लेकर लालकुआं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत और कुमाऊं प्रभारी ज्योत सिंह बिष्ट ने कार्यकर्ताओं से परिवर्तन रैली को सफल बनाने का आह्वान किया। तो चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की तरफ से यहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आंतरिक लोकतंत्र को गुटबाजी का नाम क्यों दे रहे हैं? गुटबाजी देखनी है तो बीजेपी में देखिए ना, जिन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं 4.5 साल में। वो क्या लगता है आपको? लेकिन जो हमारी आस्था है कांग्रेस के अंदर, जो विचारधारा कांग्रेस की, वो एक मजबूत विचारधारा है। वो चाहे किसी के अंदर हो, वो हम एक साथ जुट करके ये लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई सबका सामूहिक दायित्व है। और जो हमको 2022 की जो लड़ाई बीजेपी के खिलाफ और इस तरह के जो प्रदेश विरोधी सरकार और जो जन विरोधी सरकार के खिलाफ हमको एकजुट होकर के हम लड़ेंगे। इसमें कहीं गुटबाजी का कोई मतलब नहीं है।
उत्तराखंड में कोरोना महामारी के कारण चारधाम यात्रा बंद है, जिसके कारण प्रदेश के व्यापारियों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा बंद होने के कारण होटल व्यापार से जुड़े लोग जो है गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुए और गंगोत्री धाम जा रहे सैकड़ों व्यापारियों को पुलिस द्वारा रोका भी गया। इसमें पुलिस और व्यापारियों के बीच झड़प भी हुई। वहीं सभी व्यापारी प्रशासन के खिलाफ अब धरने पर बैठे हुए हैं और प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। व्यापारियों की तरफ से चारधाम यात्रा को खोलने की मांग लगातार की जा रही है ताकि उन पर जो आर्थिक संकट बना हुआ है वो खत्म हो और लोगों को कुछ यहाँ पर फायदा हो, क्योंकि यहाँ पर होटल व्यापारी बहुत ज्यादा इससे प्रभावित है क्योंकि कोई भी पर्यटक नहीं जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार के पनियाली गेस्ट हाउस में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली बांबर मंडल की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश बीजेपी के सदस्यता प्रमुख वीरेंद्र बिष्ट ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत की और इस मौके पर भाबर मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन जसौला भी मौजूद रही। सदस्यता प्रमुख वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि हमारा ये अभियान 30 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा और इस अभियान के दौरान कार्यकर्ता लोगों से मिलेंगे। साथ ही बूथों में भी वो कमेटियां बनाई जा रही हैं, उनका सत्यापन भी किया जाएगा। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर भरोसा है। हम उन पर फख्र करते हैं कि उनकी वजह से बूथों पर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार काम कर रही है उस काम को हमारे कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बूथों पर हमारे विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी जनता को समय से मिले और जनता उन कार्यक्रमों का लाभ ले। इस बूथ के कार्यक्रम में जाने वाले हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, सबको जिम्मेदारी दी गई है कि हर कार्यकर्ता बूथों पर जाकर प्रवास करेगा। मंगलूर के नारसन विकास खंड में फरियादी प्रतिदिन अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन खंड विकास अधिकारी समय पर नहीं मिलने की वजह से फरियादियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और समस्याओं को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगातार काटने पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। फरियादियों का यह आरोप है कि खंड विकास अधिकारी हमेशा मौके से नदारद होते हैं। और वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे ने बताया कि यदि कोई अधिकारी जिला अधिकारी के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो उसमें जब भी मैं आता हूँ मुझे बीडीओ साहब यहाँ से गायब भी मिलते हैं और कभी समय पे नहीं मिल पाए। 1-2 बार मुलाकात हुई भी तो उन्होंने सही से बात नहीं की है और पिछले 4 दिन से तो ऐसा मामला चल रहा है कि वो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका टाइम मतलब 11:30 बजने वाले हैं शायद और अभी तक भी वो दफ्तर में नहीं है और 1 घंटे से मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ उनके इंतजार में कि वो आएंगे और मैं उनसे बात। यदि इस प्रकार का कुछ है तो हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा बहुत ही इसमें स्ट्रिक्ट निर्देश हैं कि समय पे सुबह के समय पे खासकर समस्त जो अधिकारीगण हैं अपने ऑफिस में रहेंगे, हम जनता के लिए अवेलेबल रहेंगे। यदि इसका पालन नहीं हो रहा है और यदि इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट किधर से भी आती है, किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के लिए नहीं बल्कि जनरली भी, तो उसका संज्ञान लेकर उसमें फिर आवश्यक कार्रवाई और इसका आवश्यक अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।